में लिया गया है, जो सूर्य से जो जितना नजदीक रहेगा वह उतना ही तप्त रहेगा। इस सेंस से सबसे ज्यादा तप्त ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन? शुक्र। अब कहिएगा भाई कि भाई गर्म ग्रह शुक्र कैसे है? तो साइंस का कहना है कि जिस ग्रह पर CO2 का मात्रा जितना ज्यादा रहेगा वह ग्रह उतना ही ज्यादा गर्म रहेगा। यानी CO2 का मात्रा लगभग कितना प्रतिशत? 98%। यानी CO2 का मात्रा जितना ज्यादा उतना ही वह ग्रह गर्म हुआ। यानी सबसे गर्म ग्रह कौन? और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह ये भी कौन? बुध। अब कहिएगा कि आप तापांतर होता क्या है? तापांतर का अर्थ होता है तापों का अंतर बराबर तापांतर। यानी लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट यानी मैक्सिमम, दोनों के बीच का जितना ज्यादा अंतर होगा, इस सबसे ज्यादा अंतर किसके पास है? यहां माइनस में भी चला जाता है, एक बाद में हाईएस्ट भी चला जाता है। यानी यहां माइनस भी टेम्परेचर हो जाता है और कभी कभी हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों के बीच का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? यानी तापों का अंतर बराबर तापांतर, यानी सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तो आप बताइए सबसे तप्त ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह। वरुण की अरुण, अरुण की वरुण। ध्यान रखिएगा, पहले साइंस कहा था कि जो जितना ज्यादा दूर होगा, यानी सूर्य से जो जितना ज्यादा दूर होगा वह उतना ही ठंडा होगा। लेकिन रोटेशन के कारण, झुकाव के कारण आपको सबसे ठंडा अब बताया गया है कौन? अरुण। तो वर्तमान में अब कहेंगे सबसे ठंडा ग्रह कौन? तो आपको अरुण। अगर अरुण न रहे तो उसका भाई कौन? वरुण। आप बताइए सबसे पहले दूरबीन के माध्यम से किस ग्रह को देखा गया था? सबसे पहले दूरबीन के माध्यम से किस ग्रह को देखा गया था या खोजा गया था? अरुण। गुड, सही है। कौन है आपको? अगर आपसे पूछे कि दूरबीन के माध्यम से पहला खोजा गया या देखा गया अगर कोई ग्रह है तो वह ग्रह कौन है? अरुण। सही है आपको, अरुण। अब बताइए अरुण जो ग्रह है अरुण, उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शेल। सही है आपको, अरुण का खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल। कॉपी सब आदमी के खुला रहना चाहिए, कॉपी जो है सब आदमी के खुला रहना चाहिए है। हाँ, जब जरूरत जैसा लगे अपना। हाँ, ये आप लोग तो लगे बाराती में आए हुए, खोलिए। हाँ, ठीक है। तो अरुण ग्रह का खोज कौन किया? आ जाइए आपको, विलियम हर्शेल। लेकिन विलियम हर्शेल कब खोज किया? 1781। क्या है आपको? अरुण ग्रह का खोज कब किया गया? 1781। और किसके द्वारा खोज किया गया था? तो विलियम हर्शेल। सही है आपको, विलियम हर्शेल। अब आपको आना है वरुण। अरुण को हम लोग यूरेनस कहते हैं, अब वरुण को हम लोग नेपच्यून कहते हैं। तो वरुण का खोज कब हुआ था? वरुण का खोज कब हुआ था? 1846। कब आपको? 18। जैसे अभी आंसर देने में आपको लगता है क्या होगा, नहीं होगा, होगा 15 से 20 दिन कीजिएगा ना तो आपको दिमाग में रहेगा ये होगा ही, डायरेक्ट आंसर आता है, शक नहीं रहता है। अब बढ़ जाइए तो देखिएगा अरुण वरुण का खोज कब किया गया? 1846 में। लेकिन वरुण का खोज कौन किया था? जोहान गाले। कौन किया था आपको? जोहान गाले। इसका अरुण है 1781 में विलियम हर्शेल।
अब वरुण का खोज 1846 में जोहान गाले। अब आएंगे हम लोग प्लूटो। प्लूटो को हम लोग कहते हैं यम। क्या कहते हैं? प्लूटो यानी यम। अब बताइए प्लूटो का खोज कब किया गया? प्लूटो का खोज कब किया गया? कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, वो हमारी जिम्मेवारी है। 1930। कब आपको? 1930। यानी प्लूटो का खोज कब किया गया? 1930 में। किसके द्वारा? क्लाइड टामवो। कौन है आपको? क्लाइड टामवो। बैठ जाइए। टामवो, क्लाइड टामवो। इसका आपको जोहान गाले, जोहान गाले, और ए विलियम हर्शेल। कौन है आपको? विलियम हर्शेल। सही है आपको, विलियम हर्शेल। अब बताइए, अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? थोड़ा थोड़ा खसक जाइएगा। हाँ, तो देखिएगा, आपको 1930 में प्लूटो का खोज हुआ। किसके द्वारा? क्लाइड टामो। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। या ना, वर्तमान में आपको ग्रहों की संख्या 8, पहले ग्रहों की संख्या 9। तो किस ग्रह के चले जाने के कारण किसकी संख्या 9 से घटकर 8 हो गई? यही प्लूटो। और प्लूटो को ग्रह का मान्यता न देकर किस तरह का मान्यता दिया गया है? बौना ग्रह। अब प्लूटो आपका ग्रह नहीं है, क्या है? एक प्रकार का बौना ग्रह है। लेकिन बौना ग्रह का मान्यता दिया गया और ग्रह का मान्यता समाप्त कर दिया गया कब? 2006 ना। सही है आपको? नहीं, जितना पूछेंगे उतने बताना है, ध्यान रखिए। जितना पूछेंगे क्वेश्चन का रोटेशन होते रहना चाहिए, ठीक है? तो ग्रह का मान्यता यानी प्लूटो ग्रह का मान्यता समाप्त करके इसको बौना ग्रह का मान्यता दे दिया गया कब? 2006। लेकिन 2006 के किस सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन। सही है आपको? प्राग सम्मेलन। सही है आपको? प्राग सम्मेलन। लेकिन आप बताइए, सबसे कम डेंसिटी यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सही है। और पानी से भी हल्का वाला ग्रह शनि। तो अब बताइए, पानी पर तैरने वाला ग्रह शनि। शनि का रंग कैसा होता है? काला। इसलिए काला ग्रह के नाम से किसको जाना जाएगा? शनि। शनि का जो ग्रह, शनि पर छल्ला है, क्या है आपका? छल्ला। उसी को बलय या रिंग कहते। क्या कहते हैं? बलय या रिंग। तो सबसे पहले शनि पर बलय या रिंग जो खोजा गया था, वह कौन खोजा था? गैलीलियो। कौन खोजा था? गैलीलियो। लेकिन उस समय खोजा गया तो उस पर रिंग या बलय की संख्या कितनी थी? 10। जब खोजा गया था तो उस समय संख्या कितनी? 10। लेकिन वर्तमान में उसकी संख्या कितनी है? 7। यानी वर्तमान में शनि पर बलय या रिंगों की संख्या किस समय खोजा गया? उस समय 10। किसके द्वारा खोजा गया? गैलीलियो द्वारा। सही है आपको? गैलीलियो द्वारा। अब बताइए, तो काला ग्रह कौन? शनि। सही है। वर्तमान में तो काला ग्रह हो गया, नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह बृहस्पति, हरा ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। सही है आपको? हरा ग्रह अरुण। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को। सही है आपको? मंगल। आसमानी वही नीला है, माने पृथ्वी को नीला इसलिए कहा जाता है ताकि जल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? जल की। अब आपको क्या? कौन? वरुण। वो हरा रंग उत्सर्जित करता है। देखिए, अब बता देते हैं गड़बड़ कैसे होता है, वही क्लियर कर देते हैं, ध्यान रखिए। अरुण का भाई वरुण। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे हरा रंग, हरा ग्रह,
लेकिन हरा रंग उत्सर्जित करता है कौन? तो वरुण। सही है आपको, वरुण। कितना ग्रह है जो यूनानी देवता के नाम पर आधारित है? यानी 8 ग्रह में, अभी है ना 8 ग्रह, 8 ग्रह में कितना ग्रह है जो यूनानी देवता के नाम पर रखा गया है? कितना? 4 5 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 13 6 19 हो गया, 8 गो ग्रह है। कितना? 5। यानी 8 ग्रह में यूनानी देवता के नाम पर कितना ग्रहों का नामकरण किया गया है? तो 5 है, पीछे से 5.5 आ रहा है, 5। तो बताइए कौन कौन? चलिए बहुत बढ़िया। बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल। अब ना लिखिए ना तो 6 गो हो जाएगा। 2 2 4 1 5। यानी कितना पूछा था ये 2024 में कोई क्वेश्चन है पूछा है कहीं, लगभग लड़का 4 आंसर दिया था ना। अरुण बाबा नहीं है, उसको भी मान लिया था सब। तो देखिएगा यूनानी देवता के नाम पर कितने ग्रहों का नामकरण किया गया है? तो 5। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। सही है। लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा किस ग्रह का है? किसका? सही है। पहले बीच में बृहस्पति हो गया था, फिर अब वर्तमान में शनि हो गया है। यानी सर्वाधिक ग्रहों उपग्रहों की संख्या किसके पास? और सेकेंड में बृहस्पति, सेकेंड में बृहस्पति। लेकिन वर्तमान में शनि के पास कितना उपग्रह है? 145। बहुत बढ़िया, 145। वर्तमान 145। वर्तमान में शनि के पास कितना उपग्रह हो गया है? 145। और सेकेंड में बृहस्पति के पास कितना? 95। सही है आपको, 95। 95 पर लगभग 50 का अंतर, ध्यान रखें, 50। रिसर्च होता रहता है, खोजाई होता है, बहुत सारा चीज पृथ्वी पर है। जैसे हम लोग जान गए तो है, और नहीं जानते हैं तो नहीं है। यही बात होता है, ठीक है। अब मान लिया जाए कोरोना बीमारी, ऐसा बात थोड़ी है कि वो चला था विदेश से, वो सब था, लेकिन उसके बारे में हम लोग का नॉलेज नहीं था। तो नॉलेज नहीं था, बीमारी नहीं था, तो दवा भी नहीं बना था। और जब हम लोग जान गए कि इसका सिम्टम जो होता है फेफड़ा से है, श्वसन तंत्र से है, तो सारा एंटीबायोटिक दर निकाल दिए हम लोग, तो काम करना भी चालू कर दिया। तो पहले कोरोना के समय में थोड़ा अगर बगल में खांस दिया तो लोग 1 फीट कूद जाता था, माने उसको लगता था कि अब हमरो हो जाएगा। लोग कहता था आइए ना आइए ना, तो ठीक है आते हैं, ऐसा बोलता था ना। अब बताइए अगर कोई अगर बगल में भी अगर आपसे कह दे कि कोरोना, हमरा लगता है कोरोना हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ है। उस समय कोरोना होने का अर्थ लोग मान लिया था कि आदमी अब मर जाएगा। यानी न सरकार को पता ना साइंस को पता था क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो सब पता चल गया था, अब डरने की बातें नहीं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह आपका शनि, और सेकेंड में कहेंगे तो बृहस्पति। तो शनि के पास कितना है आपको? 145। बृहस्पति के पास कितना है आपको? लेकिन कितना ग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है? कितना है आपको? 2 है आपका। कौन कौन? बुध और शुक्र। सही है, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी उपग्रहों की संख्या 0। क्या है आपको? 0। अब बताइए कि किस तिथि को, यानी किस डेट पर दिन रात बराबर होता है? यानी दिन बराबर रात।
21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी दिन रात बराबर होने का अर्थ हुआ कि 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, यानी 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, यानी दिन और रात बराबर होता है दो डेट पर। कौन कौन? 21 मार्च और 23 सितंबर। लेकिन जब दिन रात बराबर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सही है, उसको विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव, या उसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। जब दिन रात बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते क्या है? विषुव या इक्विनॉक्स। लेकिन यह घटना दो तिथि पर ऐसा घटता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। यह दिन रात बराबर होता है। अब आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन और दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन? ये होगा 21 जून और ये 22। थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, इधर कई बार पूछ दिया 2023-24 ना, 23 में उल्टा पूछ दिया, लड़का सब सुलटे मार के चलाया। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा वह दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन होगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा वह उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। कहने का अर्थ कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर यही आपसे पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन 21 जून और बड़ा दिन 22 दिसंबर। अब आइएगा अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर। अपसौर को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एपीहेलियन। क्या कहते हैं? एपीहेलियन। और उपसौर को हम लोग पेरीहेलियन। उपसौर को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। और इसका एपीहेलियन है। तो उपसौर और अपसौर। अच्छा, उपसौर क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी माइनस लगा देते। माइनस माने ध्यान रखिए, क्विज क्लास में ज्यादा होगा तो प्लस और कम होगा तो माइनस, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जब दूरी जब कम हो उपसौर, और दूरी जब अधिकतम हो तो अपसौर। यानी इसका रिलेशन होगा, ध्यान रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी में। इसमें रिलेशन है सूर्य और पृथ्वी में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी जब अधिकतम हो तो अपसौर, और जब दूरी न्यूनतम हो तो उपसौर। उपसौर को पेरीहेलियन कहा जाता है और अपसौर को एपीहेलियन कहा जाता है। लेकिन जब उपसौर किस डेट पर? अरे बाबा बहुत बढ़िया, 3 जनवरी। अपसौर किस डेट पर? 4 जुलाई। तब देखिएगा डेटे है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? उपसौर कब होगी? 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई। अपसौर 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी। क्लियर? लास्ट एक और है, देखिएगा। एक होता है उपभू, उपभू और अपभू। अच्छा, उपभू एक हो गया अपसौर और उपसौर, एक होगा उपभू और अपभू। अब बताइए उपभू और अपभू का संबंध किससे होता है? चंद्रमा और पृथ्वी। वाह रे वाह, यानी इसका रिलेशन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का
दूरी। और जब दूरी कम हो और दूरी जब ज्यादा हो तो क्या होगा? यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी जब ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? अपभू। क्या कहते हैं? अपभू। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब दूरी न्यूनतम हो, उपभू। क्या होगा आपको? उपभू। अपसर और उपसर में रिलेशन था सूर्य और पृथ्वी में, और इसमें उपभू और अपू में रिलेशन था पृथ्वी और चंद्रमा में। किसमें आपको? पृथ्वी और चंद्रमा में। का डेटे नहीं होता है, जो एक डेट पर शो करता होगा ना वही होता है, ये आपको बदलता है। चलिए अब तो ज्योग्राफी हो गया, एगो और था कोई तो पूछताछ में फिजिक्स। और फिजिक्स पूछताछ भी है, फिजिक्स शुरू है पढ़ाई। ओ अच्छा, सुनिएगा आपको बताना है अदिश और सदिश। अच्छा, अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाह रे वाह, एकदम पूरे स्केलर। क्या है आपको? स्केलर। और आपको सदिश का आपको क्या है? वेक्टर। यानी अदिश को हम लोग स्केलर कहते हैं और सदिश को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो अदिश में कोई एक अंतर बताएं। अदिश सही है। अच्छा आप बताइए, अदिश में दिशा होता है? दिशा नहीं होता है। अच्छा, परिमाण होता है? अब परिमाण को ही हम लोग कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। तो ये होगा, यानी अदिश में परिमाण यानी मात्रा होगा लेकिन दिशा का बोध नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। अब बताइए सदिश क्या होगा? सही है। इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा? इसमें परिमाण होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कहने का सेंस, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वह क्या कहलाएगा? सदिश। जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश। अब हम लोग जो है आपको कुछ सदिश देंगे राशि और कुछ अदिश राशि देंगे। आपको बताना है कि कौन अदिश है और कौन सदिश है। तो पहले आप देखिएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? अदिश। कार्य क्या है? अदिश। ऊर्जा क्या है? अदिश। शक्ति क्या है? क्या है? ताप क्या है? लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? तापमान क्या है? समय क्या है? चाल क्या है? ये सब क्या है चेला? यह सब आपका क्या है? अदिश होता है। इसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा का मात्रा नहीं होगा। जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो, कौन होगा? अदिश राशि। क्या होगा? आपको अदिश राशि। सही है आपका, अदिश राशि। अब हम लोग आएंगे थोड़ा सदिश में। सदिश में हम लोग आएंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। भार, बोलिएगा भार क्या है? ऐसा ही बोलिएगा सदिश, ठीक है। भार, उसके बाद वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, जड़त आघूर्ण, क्या होगा? और विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखिएगा, विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा अदिश। अब विद्युत क्षेत्र सदिश। अब विभव, विभव सदिश, विभव सदिश। और न विभव
विभव अदिश ना होगा। और आवेग, संवेग, संवेग, ये सब क्या है? ये सब आपका सदिश है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश। जिसमें परिमाण हो और दिशा नहीं हो कौन? अदिश। अदिश को स्केलर कहा जाता है और सदिश को वेक्टर कहा जाता है। शो हो जाता है, एरिया बताता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब आइएगा, अब आप बताना है कि छोटा वाला एक जी होता है ना, तो छोटा वाला जी को हम लोग क्या कहते हैं? अरे बा गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब बताइए, छोटा वाला जी है वह ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर यह घटता है बढ़ता है कि नहीं? घटता है। छोटा वाला जी जो है वह क्या होता है? घटता और बढ़ता है। बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, छोटा वाला जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8, इसका यूनिट कहेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है? इसका मात्रक है। अब मीटर प्रति सेकेंड को मीटर सेकेंड माइनस 2 भी कह सकते हैं, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को मीटर सेकेंड माइनस 2 भी आप कह सकते हैं। लेकिन छोटा वाला जी का मान कहां शून्य होता है? कहां होता है? केंद्र पर, यानी पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य। और इसका मान सबसे ज्यादा कहां होता है? ध्रुव पर। सही है, सबसे ज्यादा मान ध्रुव पर और सबसे कम यानी न्यूनतम मान विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी छोटा वाला जी का मान शून्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर, यानी सबसे ज्यादा मान होगा ध्रुव पर और सबसे न्यूनतम मान होगा यानी कम कहां? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? लेकिन छोटा वाला जी का मान जो 9.8 है, ये कौन दिया? बाहरे बाहर न्यूटन साहब। सही है, आपको न्यूटन साहब। सही है, क्लियर हो गया है? क्लियर है? कल टॉपिक क्या था सो कहिए। ग्रंथि लिखाए थे, ग्रंथि में एगो लिखे हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? यकृत को। एगो जोड़ लीजिएगा, जैव रासायनिक प्रयोगशाला। प्रयोगशाला किस ग्रंथि को कहा जाता है? यकृत को। एगो क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा सिर्फ। अगल बगल में अगर कल जो नहीं आए होंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है? अगल बगल में जो कल जो ग्रंथि चला, जो टॉपिक छूटे नहीं आपका। जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? यकृत को। यकृत को लीवर या जिगर कहा जाता है। क्लियर? कौन क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, सब आएगा ना। अभी तक नया नया बैच चालू ये सब हुआ है, सो थोड़ा अभी समय नहीं मिलता है। हाँ हाँ, अभी सो रहे हैं, 1:30 बजे जाके सो रहे हैं, जबकि हम 12 बजे सो जाते थे पहले। अभी क्वेश्चन सब सेट साट करना, ये सब अभी बहुत है। चलिएगा, सबके पास दांत है? बहुत न कह रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमको शौक था कि है कि नहीं है ना। है तो देखिएगा, दांत जो होता है, दांत के विकास के लिए
में सहयोग कौन करता है? कौन करता है? कैल्शियम। चाहिए आपको कैल्शियम। यानी दांत में को मजबूत करने के लिए या उसको विकास करने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए आपको किसका प्रयोग करेंगे? कैल्शियम। यानी कैल्शियम वाला अगर कोई भोजन आप ग्रहण करेंगे उससे हड्डी और आपका दांत क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। उसके बाद दंत क्षरण। दंत क्षरण नहीं हो, मैंने दंत क्षरण मैंने समझे नहीं हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्लोराइड का। किसका? आपको फ्लोराइड का। देखते होइएगा टूथपेस्ट पर पीछे वाला घुमाइएगा टूथपेस्ट के, तो उस पर ऐसे लिखा होगा। याद आया? तो क्लोजअप हो, कोलगेट हो, हाँ कोई भी ब्रांड हो, क्योंकि जब तक इसका स्टैंडर्ड नहीं रखेगा जब तक किसी भी कोलगेट और टूथपेस्ट का लाइसेंस नहीं मिले, क्योंकि इसके रखने से ही दांत झरना उड़ना सरना उड़ना ये सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता। फ्लोराइड। अब आइएगा, अब जो है दांत जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? कितना प्रकार का? 4 प्रकार का दांत होता है। लेकिन चारों प्रकार का दांत कौन कौन है? कौन? हाँ हाँ ठीक है, कृंतक या इस, हाँ कृंतक या इसी को कहता है छेदक। हाँ कृंतक, छेदक या इनसीजर्स। इनसीजर्स। कोई दिक्कत? अब आइएगा उसके बाद अरोधनक। अरोधनक या इसी को कहते हैं भेदक। अरोधनक यानी इसी को भेदक कहते हैं या कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। सीरियली नंबर से लिखा रहे हैं जैसे जैसे दांत होता है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रीमोलर, यानी तीसरा नंबर में कौन होता है? अग्र चवर्णक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमोलर। बहुत बढ़िया, प्रीमोलर। और चौथा नंबर में चेला क्या होता है? चवर्णक। और चवर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। अब जो ध्यान रखिएगा, कृंतक का काम होता है भोजन को क्या? काटना। देखते होंगे आगे वाला कौनो चीज से हम लोग काटते हैं तो यही से पकड़ते हैं। हाँ सेव ना, ना आमो खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ सेवे नहीं, कोई भी फल हो या कोई भी काटने का काम होता है तो ज्यादा यही आगे वाला काम करते। अब है रोदनक। देखिएगा दोनों साइड में एगो भाला लेखा होगा, इधर और इधर भी। क्या होता है? चीर फाड़ करने में। तो खास करके मांसाहारी जीव में ही ज्यादा काम करता है। मांसाहारी जो मांस खाता है ना, उसमें नोकीला नहीं रहेगा तो फाड़ेगा ही नहीं। क्या होगा? फाड़ेगा नहीं। तो ये मांसाहारी में सबसे ज्यादा प्रिय कौन? ये क्या होगा? फाड़ना यानी चीरना। चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों चबाना, ठीक है, चबाना। ये दोनों का क्या काम है? चबाना। क्लियर? आते हैं सब आ रहे हैं। सबके संख्या ना पूछता है किस उम्र में कौन कौन कैसे क्या आता है, ये नहीं ना पूछता है। तो सिंपल है, गड़बड़ाता था अब है तो लगभग पढ़ता है वो मालूम रहता है, ना पढ़ता है वो मालूम। क्लियर? आगे बढ़े। क्या नंबर था? 3 नंबर, 4 नंबर। अब आइएगा, अब जो है आपको इनसीजर्स, आपका वही आपका कृंतक। कृंतक का कितना होता है संख्या? 8। उसके बाद रोदनक का संख्या 4। उसके बाद
अग्र चवर्णक का संख्या कितना? 4 4 8 8। और चवर्णक, चवर्णक यानी 12। आपसे पूछेगा कि कृंतक दांतों की संख्या, रोदनक 4, अग्र चवर्णक 8, चवर्णक 12। कितना है आपको? एक जबड़ा में दांतों की संख्या, एक जबड़ा, एक जबड़े में दांतों की संख्या, एक जबड़ा में दोनों जबड़ा में तब ना 16। एक जबड़ा में 8 और दोनों जबड़ा में, दोनों जबड़ा में अगर कहेंगे तो कितना? 8 दूना 16। सही है आपको। एक होता है आपको दूध का दांत। क्या होता है? दूध दांत। इसको कहते हैं दूध दांत, ना होता जो टूटता है, इसको, जिसको मिल्की टीथ कहते हैं। दूध का दांत यानी मिल्की टीथ। तो दूध दांत की संख्या, दूध दांत की संख्या कितना होता है? 20 होता है। यही दांत है जो होकर आपको दोबारा आपको टूटता है। एक बार दंती, एक बार दंती संख्या, एक बार दंती संख्या कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। अब मिल्की टीथ या दूध का दांत कितना? यह दांत जो होता है क्या होता है? अस्थाई होता है। आपसे पूछेगा कि मिल्की दांत जो होता है स्थाई होता है कि अस्थाई? क्या होता है? अस्थाई। क्योंकि टूट जाता है तो होगा नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। एक होता है आपका अक्ल का दांत ना, उसको हम विजडम टीथ कहते हैं ना। ना कहता है इसको अकील के दांत हो गया है ना, माने मेच्योर हो गया है। कहने का सेंस मेच्योर हो गया, अनुभवी हो गया है। अक्ल का दांत, अक्ल का दांत यानी उसी को हम लोग कहते हैं अक्ल का दांत। दाढ़े न कहते हैं उसको, समझने के लिए अक्ल के दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। इसी को ना हम लोग कहते हैं अक्ल का दांत। वो तो सही है, विजडम टीथ। और इसकी संख्या कितनी? 28। 4 गो ना। 4 गो। ये ज्यादा हो जाएगा तो आदमी नीचा रहबे ना कर, सब ऊपर चल जाएगा है। हाँ हाँ। उसके बाद आइएगा दांतों की संख्या यानी कुल दांत, कुल दांत 32। तो कुल दांत 32। 52 गो केकरा है? हाँ। अपने जीवन में किसी मनुष्य का कुल कितना दांत होता है? तो 20 गो दूधा दांत, अब 32 गो ओरिजिनल। यानी अपने जीवन में, अपने जीवन में कुल दांत ये कहेंगे तो कौन? 20 प्लस 32 बराबर। अब हो गया ना? क्या हो गया? अब आइए। अच्छा, दांतों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। लेकिन दांत और हड्डी में कैल्शियम होता है। लेकिन कैल्शियम जो होता है वो किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप। वो दांत में भी और हड्डी में भी। यानी दांत और हड्डी दोनों में कैल्शियम किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? लिख लीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। किस रूप में? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। एक दिन में न होगा, 2 दिन। पूछता है कि वो
दांत का ऊपर वाला भाग क्या होता है, निचला वाला भाग क्या होता है, बाहरी भाग क्या होता है, आंतरिक भाग क्या होता है ना, किसके कारण चमक होता है, किस उम्र में सभी दूधा का दांत आ जाता है, किस उम्र में सभी दूधा का दांत टूट जाता है, किस उम्र में अक्ल का दांत आ जाता है ना, ये सभी आपको कितना बार, तो ये हम लोग कल एक दिन में ना खत्म होने वाला, आज यहीं तक और किताब में आइएगा। आज हम लोग फिजिक्स, ओ अच्छा हटा दिए नहीं लिखे, ओ अच्छा 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 इसको करे। देखिए साइंस बहुत आगे चला गया था। देखिए चलिए अब हम लोग आइएगा, आज हम लोग शुरू कर देते हैं। बहुत बच्चा कह रहा था सर पढ़ाए नहीं किए कल है। अब इसको हम हटाएं, बैठा लीजिए बैठाइए। हाँ हाँ, लड़का से ज्यादा कंपटीशन लड़की में है, लड़का बैठा लेता है, लड़की से बड़ा कंपटीशन है। हाँ हाँ हाँ, सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो 50% जो कष्ट होता है वो अपने आप दूर हो जाता है। हाँ दूर हो जाता है। चलिए अब हम लोग आएंगे फिजिक्स में, शुरू कर देते हैं, थोड़ा शुरू कर देंगे तो हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स हो जो होता है भौतिकी, फिजिक्स यानी भौतिकी, देखिएगा भौतिकी यानी फिजिक्स, ये भौतिकी यानी ये उसी को हम लोग कहते हैं भौतिकी विज्ञान या फिजिक्स ना, या भौतिकी विज्ञान या भौतिकी शास्त्र, उसी वही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान भी या भौतिकी शास्त्र भी। ठीक है, अब देखिएगा किस भाषा का शब्द है, भौतिकी जो है यह किस भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी फिजिक्स यानी जो भौतिकी है वह किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनानी भाषा, क्या कहते हैं। और ग्रीक जो भाषा है, इसमें ग्रीक भाषा जो है वो किस शब्द का है, किससे निकला है, फ्यूसिका, वो शब्द क्या है, फ्यूसिका। और फ्यूसिका का अर्थ क्या होता है, प्रकृति, क्या होता है, प्रकृति। यानी फ्यूसिका शब्द से है, फ्यूसिका शब्द से क्या बना, फिजिक्स बना है यानी भौतिकी। और फ्यूसिका का अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है, क्या होता है, प्रकृति होता है। थोड़ा हम लोग देख लेंगे परिभाषा के सेंस में। देखिए कभी भी किताबी भाषा का प्रयोग कीजिएगा ना, कौनो चीज याद नहीं हो। किताबी जो लैंग्वेज होता है ना, थोड़ा सरल नहीं होता है, वो थोड़ा यादें जल्दी नहीं होता है। लेकिन अब उसी को अगर हम लोग सरल बना के करेंगे तो तय देर में आपको सारा यादें हो जाता है। और किताब इस तरह से लिखता है कि लगता है कि नहीं याद होने के लिए लिखता है का, थोड़ा भाषा उसका क्या रहता है, क्लिष्ट भाषा रहता है। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे पूरा बोर्ड भर देंगे पूरा याद हो जाएगा, लेकिन वही किताब में एक पेज वही पढ़िएगा तो याद नहीं होता रहता है। हाँ, लिखने का शैली भी थोड़ा गड़बड़ रहता है। देखिएगा तो भौतिकी जो है, भौतिकी को ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान या भौतिकी शास्त्र। और किस भौतिकी जो है यह किस शब्द का है, यानी भौतिकी किस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा। और उस ग्रीक भाषा शब्द क्या है, फ्यूसिका। और फ्यूसिका का अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है, क्या होता है, प्रकृति। फिजिक्स का परिभाषा भी लिखता है इतना दूर में, इतना दूर में नहीं लिखना है, जितना लिखेंगे बस उतने दिमाग में आ जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे पदार्थ, गति, ठीक है, गति, बल और ऊर्जा का संबंध है, बस इतने कहना है, ये फिजिक्स हो।
क्या हो गया? जो गति, बल और पदार्थ और ऊर्जा के बारे में बताता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। बस। अब जो है फिजिक्स का जनक या पिता किसको माना जाता है? न्यूटन साहब को। किसको? आपको न्यूटन साहब। और न्यूटन साहब कहां के थे? दिखना पहाड़ी। ओ इंग्लैंड। सही है। आपको कहां के? तो इंग्लैंड के थे न्यूटन साहब। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन तो कहेगा भौतिकी का जनक या पिता न्यूटन। अगर यही आपसे लिखे कि आधुनिक भौतिकी जनक, तो कौन? हाँ, भौतिकी में सहयोग तो न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन सब किया है, लेकिन लोकप्रियता के अनुसार अगर कहेंगे सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो किसको? गैलीलियो और आइंस्टीन को। किसको? गैलीलियो और आइंस्टीन। लेकिन आपसे पूछेगा शास्त्रीय भौतिकी का जनक या पिता, शास्त्रीय न शास्त्र के भौतिकी जनक या पिता, तो ये कहेंगे कौन? गैलीलियो नहीं ना होगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन। तो ध्यान रखिएगा, भौतिकी का जनक या पिता, आधुनिक भौतिकी का जनक या पिता गैलीलियो और आइंस्टीन, जबकि शास्त्रीय भौतिकी का जनक या पिता, एक बार और ध्यान से सुन लेना है, भौतिकी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिक्स। भौतिकी का अन्य नाम भौतिकी विज्ञान और भौतिकी शास्त्र। भौतिकी किस भाषा का शब्द है? वह शब्द कौन है? फिजिका का अर्थ क्या होता है? आपका अर्थ। और बताइए भौतिकी का परिभाषा क्या होता है? पदार्थ, गति, बल और ऊर्जा के बारे में जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स कहते हैं, अर्थात भौतिकी कहते हैं। लेकिन भौतिकी का जनक या पिता किसको माना जाता है? न्यूटन साहब कहां के थे? इंग्लैंड के। लेकिन आधुनिक भौतिक का जनक या पिता किसको माना जाता है? गैलीलियो और आइंस्टीन। तो गैलीलियो साहब कहां के थे? इटली के। कहां के थे? इटली के। और आइंस्टीन साहब कहां के थे? जर्मनी के। लेकिन वहीं हिटलर से उनको विवाद हो गया तो कहां चले गए? अमेरिका चले गए। तो कहां के थे? तो जर्मनी के। लेकिन कहां के वैज्ञानिक? तो अमेरिका के। वही वहां जाकर कहा कि अमेरिका को सतर्क किया कि अगर मान लिया जाए जर्मनी एक ऐसा बम बनाने जा रहा है, परमाणु बम, जो पूरे दुनिया को 1 सेकेंड में ही आपको समाप्त कर सकता है, और सबसे पहले अगर जर्मनी वह बम बना लेगा तो किस देश को बर्बाद कर देता? अमेरिका को। तो अमेरिका को लगो ये ऐसा बात है, तो जर्मनी उधर रिसर्च करिए रहा था, तोले इधर अमेरिका रिसर्च कर लिया 1942 में। अब देखा कि भाई फूटता है कि नहीं फूटता है, यानी ये काम करता है कि नहीं करता। अमेरिका को भी नहीं पता था कि परमाणु बम इतना घातक होता ही जानता है, लेकिन इतना हद तक ये क्षति पहुंचाएगा यह अमेरिका को भी पता नहीं था। तो उसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सरेंडर नहीं बोल रहा था, और जापान सरेंडर नहीं बोलता तो क्या मित्र राष्ट्र का विजय होता? नहीं होता। अब मित्र राष्ट्र का लीडर कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड का पार्टनर कौन था? वही आपको अमेरिका। तो जब तक जापान सरेंडर नहीं बोलता तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड का आपको जीत नहीं होता। तो उसी समय हुआ कि भाई देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो 2 बार बम पटका गया, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, एक हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। और तीसरा कहा कि अगर सरेंडर नहीं बोलेगा तो देखते देखते आपका जो टोक्यो है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आदमी टोक्यो में ही रहता है। तो सोचा कि बाप रे टोक्यो तो पटकेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो कहा कि ठीक है
हम सरेंडर बोल रहे हैं। और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर उधर बोला और मित्र राष्ट्र का विजय। अब तो बहुत सारा देश, हम लोग भी बना चुके हैं परमाणु बम ना, यहां तक कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत हम लोग के पास है, लेकिन अभी हम लोग बनाए नहीं है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब पूछी वैज्ञानिक से कि हाइड्रोजन बम काहे नहीं बन रहा है, लेट काहे हो रहा है, क्योंकि 2-4 देश हाइड्रोजन बम बना लिया था। तो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों आदमी ज्यादा काम करते थे कि भारत कैसे ज्यादा शक्तिशाली, और ये तीनों के बीच में परमाणु परीक्षण हुआ। बाकी किसी प्रधानमंत्री का क्षमता नहीं था कि परमाणु परीक्षण कर। उधर अमेरिका कहता था कि अगर आप परमाणु, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कहा कि अगर आपने परमाणु परीक्षण कर लिया तो सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, एक भी सामान आप बाहर से नहीं खरीद सकते। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहा कि ठीक है, प्रतिबंध लगाना है तो लगाइए, लेकिन परमाणु बम परीक्षण होगा। आज ना अमेरिका हम लोग का साथ दे रहा है, लेकिन पहले अमेरिका बड़ा कट्टर था, वो पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के तरफ से एक बार भी नहीं कभी बोला हो। अब तो आप इतना मजबूते भारत हो गया कि मजबूरी हो गया है, क्योंकि चाइना से भी उसको रहता है तुमताम। जब ये एशिया में अगर प्रवेश करेगा तो भारत और चाइना दो बड़ा देश, शक्तिशाली देश, उसको जब तक अमेरिका भारत से हाथ नहीं मिलाएगा तो चाइना से हो। तो इसलिए राजनीति भी होता है कि कौन देश पर हमको खतरा है और जाने में हमको कौन कौन पड़ेगा। मान लिया जाए आप किसी गांव वाला से झगड़ा कर लिए और उसी गांव होकर आपको स्कूल जाना है, तो बीचे गांव में धरेगा आपको, उस गांव से आप बदमाशी कीजिएगा है ना, कीजिएगा, जो डेली आना जाना है ना। यही बात है ना, कहता रहे लोकल है, इसे मुंह मत लगाओ, कि जहां देखेगा वही मिठाई खिला देगा, ओ पीट देगा ना। तो लोकल क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि उसका सारा एरिया तो उसका होता है ना, जहां खोजेगा उसका 10 गो आदमी रहता। हम आप है बाहर से आए हुए, मुश्किल से 2-4 स्टूडेंट जो आपका होगा वो चिंता होगा, वो लॉज वाला ना, बाकी से तो उतना जान पहचान रहता नहीं। तो क्या हो गया, आपको ग्रीक यानी यूनानी भाषा, शास्त्रीय भौतिकी का जनक कौन है, आइंस्टीन कहां का, जर्मनी का, न्यूटन साहब कहां के, इंग्लैंड के, और गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब जो थे वो कहे कि पृथ्वी चक्रण करता है, घूर्णन करता है। तो वहां का पहले देश होता था राजा द्वारा शासित होता, पहले सब देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होता, अधिकतर देश राजतंत्र था, अब अधिकतर देश प्रजातंत्र हो। तो उस समय राजा को आया कहने कि हमको मदद कीजिए, तो हम सूर्य जो रोटेशन ये सब करता है, खगोल पिंड के बारे में हम आपको बताएंगे। राजा कहता कि दोबारा मत बोलना, अगर पृथ्वी अगर चक्कर लगाता तो राजा हम है, तो पहले हमको ना मालूम होता कि तुमको मालूम होता, और दोबारा बोला तो फांसी के सजा मिलेगा। बेचारा चुपचाप। यही अपना आइंस्टीन साहब, आज देखिए भौतिकी पूरा कॉन्सेप्ट उन्हीं पर है। आज तक इन लोग का जो थॉट है, सोच है, जो विचार है, आज भी कोई काटा नहीं है इन लोग का सिद्धांत। और वो लोग इतना साधारण थे कि मत पूछिए। जब आइंस्टीन साहब जब जन्म लिए थे तो ओतो वो माथा था उनका, माँ देखी तक आगे, हे भगवानी मरिए जाता तो ठीक रहा। हाँ हाँ हाँ, जबकि माँ केहनो बच्चा रहता तो उसके लिए मरने का वो नहीं कहता, लेकिन उनको माँ के लगा कि बच्चा अगर बड़ा होगा तो देखने में ऐसा है, जिंदगी बड़ा कष्ट में बीतेगा, इसका अभी मर जाता तो उसको क्या पता है कि पूरे दुनिया में सबके माथा बड़ा करने में उन्हीं का हाथ है ना। माथा बड़ा माने क्या, योग्यता में। एक बार ऐसे ही आइंस्टीन साहब, उस सब के एक साइंटिस्ट में एक आम जनता में अंतर क्या होता है, उस सब का सोच जो होता है वो बड़ा हाई लेवल का होता है। उन लोग को भौतिक चीज से कोई मतलब नहीं रहता, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ घूमना है, वो सब कुछ मतलब नहीं रहता।
उन लोग का रहता है कि क्या रिसर्च करते, दुनिया को क्या बता दे, दुनिया कितना मेरा नाम जाने। हम लोग इसमें रहते हैं कि कहां घूम ले, कितना खा ले, कितना पहन ले। पता चला कि भिखने पहाड़ी में है। और उन लोग का सोच जो होता है, देखिए पूरे दुनिया मानता, इतना मंद बुद्धि के थे कि घर से जब लेबोरेटरी प्रयोगशाला से जब वो घर आते थे तो उनको कभी कभी दिमागे से उतर जाता था कि कौना महाला में मेरा घर है। अब बताइए, आप लोग को तो लगता होगा कि आइंस्टीन से हम ठीक हैं, हाँ? अब बताइए, एक बार ऐसे ही उनका टिकट कटा लिए और ट्रेन पर बैठ गए। टीटी देखा था, कहा बाप रे बाप, ट्रेन पर आइंस्टीन साहब है। दुबे प्रणाम किया। अभी सोचे कि टिकटे ला रहा है, वो तो देखा कि आइंस्टीन साहब है। जेबी में हाथ लगाए तो टिकटे नहीं था, तो बड़ा बेचैन हो गया, कहीं मांग देगा तो दिक्कत है। इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कहीं मिलिए नहीं रहा है। वो टीटी उधर से देखा कि आइंस्टीन साहब काहे बेचैन है, इनसे तो हम टिकट मांगबे नहीं करेंगे, तो बिना टिकट कटले तो चढ़े नहीं होंगे। हीरू आया, कहा कि आप काहे ला टेंशन ले रहे हैं, टिकट आप कटाए होंगे, कहीं गुम हो गया होगा, ये भी हमको बात मालूम है, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कितना बेवकूफ हो। अरे उसी टिकट पर तो लिखा था कि हमको उतरना कहां है। अब बताओ, मामला तो यहां फंस गया कि अब हम उतरे कहां। टिकट है ना है उसे हमको मतलब नहीं है, अब हमको टेंशन हो गया कि अब हम उतरेंगे किस स्टेशन पर। अब बताइए। ठीक है, अब बताइए। तो वो लोग भौतिक चीज पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, मेहनत करते थे। हम ही लोग मात्र आपसे कहते हैं 1 बरिस, ज्यादा नहीं, बहुत कहता 3-4 बरिस, 5 बरिस, मात्र 1 बरिस, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां घूमना है, दुनिया के सारा भौतिक संसाधन से आप दूरी बना लीजिए। अगर 1 साल में कोई अगर स्टूडेंट मोबाइल से भी, तो वो भौतिक के साधन में आएगा। ठीक है, अगर उससे आप दूरी बना लीजिए। अगर 1 साल में जॉब नहीं होता तो कहेगी सर इतना किए हमको जॉब नहीं हो। हम लोग का तो 70% टाइम इसी में चला जाता है। अब बाकी 30% टाइम जो है वो त्योहार खा जाता है। आज तिला संक्रांत है, तो आज छठ है, तो आज होली है, इसी में चला जाता है। मात्र 5% समय का उपयोग हम लोग करते, 95% समय का उपयोग हम लोग, और उस 95% में भी कितना लड़का ये सोच में समय गंवा देता है कि कहिया से पढ़ना है, कहां पढ़ना है। वो डेली कहेगा, एकदम फॉर्मूला लिखता है कि कल से इतना बजे से इतना बजे, लेकिन ना वो इतना बजे आता है ना वो कल होता है। कल रहता है। इसीलिए करना क्या है, जो आपको परछाई को मजबूत बनाए, आपको आगे बढ़ने में सहयोग करे, उसमें आपको ज्यादा डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्विक एक्शन लेना है। जो अच्छा काम है, जो हमारे विकास के लिए है, तो उसमें देर क्यों करें। तो उसी चीज में हम लोग देर कर देते। जैसे आज पढ़ना है, छोड़ो ना यार, आज नहीं मन करता है, छोड़ देते। लेकिन आज अगर बगल वाला कह दे कि चले ना, हमारे तरफ से फिल्म रहेगा, सारा काम पास, स्नानो छोड़ दीजिएगा, आप चल देते। आप बताइए, पढ़ने के लिए उस समय टाइम नहीं था, लेकिन फिल्म के लिए तैयार हो गए कि नहीं। तो बहुत कहता है कि टाइम निकालने से होता है, टाइम बैठा नहीं रहा। चलिए अब यहीं तक। अब तो टेस्ट आप लोग दीजिए, हाँ टेस्ट दीजिए। और 11 से 12 जो है आपका टेस्ट है।